Dear students, in this lesson, the rural life before the coming of the Europeans was simple with a small requirement. जैसा कि इसको यूँ समझें कि अंग्रेजों के आने से पहले हिंदुस्तान के ग्रामीण क्षेत्रों का जीवन यापन बड़ा ही साधारण था और इंडियन विलेज वी आर मोर और लेस सेल्फ सफिशिएंट, और भारत के सारे गांव कमोबेश अपने जीवन के हिसाब से अपने संसाधनों में जी लेते थे। द विलेज पंचायत सेटल डिस्प्यूट, और पंचायत ही गांव की पंचायत सारे झगड़ों का डिस्प्यूट का हल निकाल लेता था। द पीजेंट्स फैमिली कल्टिवेटेड द लैंड एंड द पेड पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूलर्स, और गांव के किसान लैंड का टैक्स, जमीन का टैक्स और रेवेन्यू जमा कर देते थे। दे एंजॉयड द सर्टेन राइट्स और द लैंड एंड द कुड नॉट बी एविक्ट। गांव के लोगों की स्वतंत्रता थी और वो अपने में जी लेते थे। बट ग्रेजुअली द कंपनी चेंज इट्स पॉलिसी एंड डायरेक्टली रिक्वायर्ड द रेवेन्यू कलेक्टर, पुलिस एंड जुडिशियल ऑफिसर। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजी सरकार ने सत्ता हथिया ली और उसने सब कुछ चेंज कर लिया और रेवेन्यू कलेक्शन के लिए उसने बजाबते रेवेन्यू कलेक्टर और पुलिस और जुडिशियरी की स्थापना कर दी। एज द आउटसाइडर स्टार्टेड द इन्फॉर्मिंग द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, द विलेज पंचायत लॉस्ट देयर इम्पोर्टेंस। और इस तरह से धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों में जो गांव में पंचायतों को जो पावर था, उनके पास जो अपना सेल्फ कॉन्शियसनेस था, वो सब के सब छीन गया। न्यू लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, अंग्रेजी सरकार ने धीरे धीरे जो है जमीन के सेटलमेंट भी किया और नए जो है टैक्सेस का आयोजन किया। द प्राइमरी मोटिव ऑफ द ब्रिटिश लाइक एंड अदर्स इंपेरियल पावर वाज टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम लैंड, हाउएवर दे कुड नॉट बी अचीव्ड विदाउट एनी वायबल लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम। द ब्रिटिश engaged themselves in the evolving in the theory that could legitimize the practice of the economic exploitation of the British Indian peasantry। अंग्रेजी सरकार का एकमात्र लक्ष्य था कि किसी तरह से जमीन का रेवेन्यू कलेक्ट किया जाए और कलेक्शन सिस्टम उसने खुद बनाया और इकोनॉमिकल एक्सप्लोटेशन यानी आर्थिक शोषण ही उसका लक्ष्य था जिसको अंग्रेजों ने किया। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द डिफरेंट टाइप ऑफ द लैंड रेवेन्यू। इसके अंतर्गत अंग्रेजी सरकार ने कई तरह के सिस्टम ऑफ रेवेन्यू लागू किया, जिसमें निम्न है। नंबर 1 जमींदारी सिस्टम या परमानेंट सेटलमेंट, नंबर 2 रैयतवारी सिस्टम, नंबर 3 महलवारी सिस्टम। इट इज द क्वेश्चन द स्टूडेंट कन्फर्म to be noted in your fair copy। The permanent settlement was introduced by the Lord Cornwallis in Bengal in 1793। The main provisions of the settlement include, कहता है कि परमानेंट सेटलमेंट 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में शुरुआत की। इसके मुख्य 5 बिंदु हैं। नंबर 1 द जमींदार्स वे आर मेड टू द ओन देयर लैंड, के जमींदार ही अपने जमीन के मालिक होंगे। द वर्क एज एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन वो गवर्नमेंट के एजेंट बन के काम करेंगे। नंबर 2 द जमींदार है टू पे अबाउट 89% ऑफ द कलेक्शन लैंड रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, और जमींदार अपनी जमीन के 89% कलेक्शन जो है वो अंग्रेजी सरकार को जमा करेंगे। नंबर 3 द जमींदार वाज परमिटेड टू रिटेन 11% ऑफ द रेवेन्यू कलेक्टेड, और जमींदार को सिर्फ 11% रेवेन्यू कलेक्शन का ही अधिकार होगा। नंबर 4 द लैंड रेवेन्यू वाज फिक्स्ड फॉर 10 years ऑन द परमानेंट बेसिस, और जमीन का जो लगान था वो 10 साल के लिए परमानेंट बेसिस पर फिक्स कर दिया गया था। नंबर 5 द जमींदार वे आर गिवन हेरिडेटरी राइट्स टू द जमींदार, और जमींदार को जो है हेरिडेटरी राइट जमींदारों को दिया गया कि वो जमीन के मालिक तो रहेंगे, लेकिन जो है टैक्स गवर्नमेंट अपने हिसाब से इम्पोज करती रहेगी। द इकोनॉमिकल consequence of the permanent settlement we are for reaching। Now the zamindar on non-payment of dues
द पोजीशन ऑफ द एक्चुअल कल्टिवेटर ऑफ द सॉयल वर्स्ट, धीरे धीरे जमींदार की खेती करने वाले किसानों की स्थिति बहुत बुरी हो गई और टैक्स उनकी आमदनी से ज्यादा भारी हो गया। इन द लॉन्ग रन दिस सेटलमेंट बेनिफिट द इंडियंस ऑफ द मोर देन द गवर्नमेंट। इस तरह से ये लंबे समय तक अंग्रेजी सरकार ने लैंडलॉर्ड जो है को अपने अंडर में ले लिया बाय इंक्रीजिंग द एरिया अंडर द कल्टीवेशन, और फिर उसने खेती करने की जमीन को कल्टीवेशन एरिया को बढ़ाया और इससे सिर्फ उसका मकसद था लैंड रेवेन्यू का कलेक्शन ज्यादा से ज्यादा हो। द सेकेंड रैयतवारी सेटलमेंट। द रैयतवारी सेटलमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू वाज द इंट्रोड्यूस द मद्रास प्रेसिडेंसी बाय द थॉमस मुनरो ड्यूरिंग द 1820 to 1827। 1820 से 1827 के बीच में मद्रास प्रेसिडेंसी में थॉमस मुनरो ने रैयतवारी सेटलमेंट की शुरुआत की। इस सेटलमेंट के मुख्य बिंदु ये थे कि देयर वाज नो जमींदार और द अदर इंटरमीडिएट्स विथ ओन सेटलमेंट कुड बी कैरीड आउट। कहा कि जमींदार और सेटलमेंट के बीच में कोई इंटरमीडिएट नहीं होगा और जो है कलेक्शन अंग्रेजी सरकार करेगी। नंबर 2, इट प्रोड्यूस मोर रेवेन्यू देन एनी अदर सिस्टम। और इस सिस्टम के अनुसार अर्थात रैयतवारी सेटलमेंट के अनुसार ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन किया जाए। नंबर 3, महलवारी सेटलमेंट। द महलवारी सेटलमेंट वाज a modified versions of the जमींदारी सेटलमेंट introduced in the Ganga Valley, the northern province part of the central India and Punjab। कहते हैं कि महलवारी सेटलमेंट जमींदारी सेटलमेंट का ही मॉडिफाई था, जो नॉर्थ वेस्ट के प्रोविंस में सेंट्रल इंडिया यानी पंजाब के इलाके में शुरुआत किया गया था। इन दिस महलवारी सिस्टम सेटलमेंट वाज मेड विद ए ग्रुप ऑफ द विलेज कलेक्टिवली कॉल्ड महल। चूंकि ये बड़े बड़े जमीनों के बीच में महल बना दिए जाते थे और महल बना देने की वजह से सारे कलेक्शंस गांव से कलेक्टिवली सारे कलेक्शंस उसी महल में जमा होते थे, इसी वजह से इसे महलवारी सेटलमेंट कहा जाता है। इस सेटलमेंट के कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं। ड्यू टू हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड फ्रॉम द गवर्नमेंट, लार्ज एरिया ऑफ लैंड बिगिन टू पास इनटू द हैंड ऑफ द मनी लेंडर एंड द मर्चेंट्स। इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा किसानों पर इस सेटलमेंट का, क्योंकि रेवेन्यू डिमांड फॉर द गवर्नमेंट, लार्ज एरिया ऑफ द लैंड बिगिन टू पास इनटू द लैंड ऑफ द मनी लेंडर्स। जमीन का रेवेन्यू कलेक्शन यानी इसके लगान की वसूली मनी लेंडर्स को दे दिया गया, जो मनी लेंडर्स जबरदस्ती और जबरन वसूला करते थे। दूसरा पॉइंट था देयर वाज इंप्रूवमेंट इन द वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड अमंग द कल्टीवेशन कम्युनिटी ऑफ नॉर्थ इंडिया इन द 1830 और 1840 विच वाज एक्सपेंशन इनटू द अपराइजिंग इन 1857। 1857 में 1830 से 1840 के बीच में ये सेटलमेंट काफी किसानों के लिए काफी परेशानकुन हो गया और इस तरह से अंग्रेजी सरकार ने जमीन के सेटलमेंट करने के बाद अपनी मर्जी से भारतीय किसानों से खेती करानी शुरू कर दी, जिसमें कुछ ऐसी भी चीजें थी जिससे भारतीय किसानों की खेती का हरासमेंट हुआ करता था। वन ऑफ देम इज अफीम। The British imported the large quantities of the from China and had to pay for the silver as the Chinese did not want Western goods, but soon they came up with the plan for the smuggling and the selling of it in China। अफीम का प्रोडक्शन जो चाइना का प्रोडक्ट था, चाइना से ब्रिटेन होते हुए भारत में आया और अंग्रेजी सरकार ने चाइना की इस प्रोडक्ट का अफीम को भारत में किसानों से जबरदस्ती खेती कराई और इस खेती की वजह से बंगाल में अफीम की पैदावार को उसने फिक्स कर दिया और इसकी कीमत ज्यादा रखी और जिसकी वजह से हम अंग्रेजों की आमदनी तो बढ़ गई लेकिन भारतीय किसानों की हालत खराब हो गई और उनकी खेती ने, उनकी जमीन ने इस तरह के प्रोडक्शंस को लगभग नकार दिया। फिर उसके बाद एक दूसरा प्रोडक्शन था इंडिगो।
यानी नील। इंडिगो ये ब्लू डाई एक्सटेंशन फ्रॉम द ट्रॉपिकल प्लांट यूज टू कलर टेक्सटाइल वाज द डिमांड इन ब्रिटिश। इंडिगो जैसा कि बच्चे पता है नील को कहते हैं, ये नील कपड़ों को कलर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ब्रिटिश मार्केट में इसका बहुत ज्यादा मांग था, यानी 5 रुपए का सामान 50 रुपए में अंग्रेजी सरकार के यहाँ इंग्लैंड में बिकता था। इसलिए अंग्रेजी सरकार ने भारतीय किसानों को जबरदस्ती, स्पेशली बंगाल में सबसे पहले नील की खेती करने के लिए फोर्स किया। टिल द 1790 मच ऑफ द वेस्टर्न सप्लाई कम फ्रॉम द Caribbean colonies, but then production declined there and Indian indigo formed the growing market। अगरचे इंडिगो की खेती से अंग्रेजों को मुनाफा हुआ और ब्रिटिश गवर्नमेंट को काफी फायदा हुआ, लेकिन भारतीय किसानों की इस नील की खेती ने कमर तोड़ दी, क्योंकि द फर्टिलाइजेशन पावर डिक्रीज्ड। इस नील की खेती करने से किसानों के जमीन की उर्वरक शक्ति का काफी हरासमेंट हुआ। European indigo plants form Indian peasants to cultivate the plant on their lands and deliver to the factory at the fixed price। यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स ने हिंदुस्तान में भारतीय किसानों को जबरदस्ती इसकी खेती कराई और इसको फिक्स प्राइस पर इंग्लैंड के मार्केट में बेचना शुरू किया, और इस तरह से ये क्रॉप हिंदुस्तान के किसानों की खेती की एक तरह से जो रीढ़ की हड्डी बन गई और इससे किसानों की हालत खराब कर दी, और इसका टैक्स जो है जरूरत से ज्यादा हो गया और भारतीय किसान काफी परेशानी से गुजरने लगे। और इस खेती ने, नील की खेती ने इंडियन कल्टीवेटर्स यानी भारतीय किसानों को काफी परेशानी में डाल दिया, जिसके चलते टैक्सेशन की वजह से उन पैदावार नहीं के बराबर और टैक्स जरूरत से ज्यादा। इस तरह से भारतीय किसानों को एक तरह से अंग्रेजी सरकार के सेटलमेंट के इस आधार पर काफी नुकसान उठाना पड़ा। फिर उसके बाद एक तीसरा प्लांट है सुगर। इन द 1830 द इंडिगो प्लांटर सफर बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ द प्राइस एंड सेल्स एंड बिगिन टू इन्वेस्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ द सुगर फॉर द लंडन मार्केट वेयर इंपॉर्टेंट ड्यूटीज हैड बीन रिड्यूस एंड द डिमांड वाज राइजिंग। 1830 के बाद अंग्रेजी सरकार ने, जब किसानों ने इंडिगो की खेती से इनकार कर दिया, तो फिर अंग्रेजी सरकार ने सुगर की खेती करने के लिए यानी गन्ने की खेती करने के लिए जोर दिया। लार्ज एरिया ऑफ द लैंड वाज गिवन टू यूरोपियन स्पेकुलेटर हु बिगिन सेटिंग अप सुगर प्लांटेशन इन द ईस्टर्न यूपी एंड अदर्स। पर अंग्रेजी सरकार ने सुगर की खेती कराने की शुरुआत की, जिसकी वजह से इसकी भी कीमत अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों को नहीं दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि हाई टैक्सेस स्लैब की वजह से किसानों ने पलायन करना शुरू कर दिया, खेती करना छोड़ दिया। और इस तरह से एक दिन ऐसा भी आया कि अंग्रेजी सरकार ने कि इस जोर जबरदस्ती की वजह से पीजेंट्स रिवोल्ट्स, किसानों ने रिवोल्ट कर दिया, बगावत कर दी, और इस बगावत ने हिंदुस्तान में एक नए दौर का आगाज किया। A lot of thanks।